सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चैप्टर में से अगर हम सैंपल पेपर देखें तो 10 से 12 नंबर का पेपर सेमीकंडक्टर्स में से ही उन्होंने लिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इजी चैप्टर है। न्यूमेरिकल इसके बहुत इजी है और बाकी इसके थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत ज्यादा इजी है। सिर्फ एक बार करने की जरूरत है, उसके बाद बार बार जैसे हम सेमीकंडक्टर को या ऑप्टिक्स को रिवाइज करते हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सो दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज एनर्जी बैंड, सॉलिड, मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, एन टाइप, पी टाइप, कैरियर कंसंट्रेशन, दोनों में डिस्टेंस और कंडक्टिविटी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी सिंबल आएगा, और सिंबल को हमने फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है, रिवर्स बाइसिंग करनी है। रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव एंड फुल वेव। एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस सिर्फ इतना टॉपिक है हमारे सिलेबस में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सो द फर्स्ट इज एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक डेफिनेट, एक डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है, जिसके अंडर वो अलग अलग स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो सॉलिड के केस में भी ऐसे ही है, चाहे वो क्रिस्टल आप देख लीजिए, चाहे आप मॉर्फोस देख लीजिए। तो एनर्जी लेवल कंटिन्यूटी में अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं, बिकॉज टू अक्वायर द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए इनर से हायर, हायर से इनर में जंप करते हैं। लेकिन जब इनर से हायर में जंप करता है तो जो शेल है या ऑर्बिट है वो अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होने से फिर से वो इलेक्ट्रॉन को अपने में से रिमूव कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल जो है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मेटल्स की। तो मेटल क्या रहता है कि किसी भी, कोई भी कंडक्टर जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर सके, उसे हम बोलते हैं मेटल। अब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने के लिए या हीट पास आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड के बीच में और कंडक्शन के बैंड के बीच में, वो निग्लिजिबल होना चाहिए। तो मेटल के केस में दो तरह की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है। द फर्स्ट इज कि दोनों के बीच में गैप बहुत कम है, एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी इज कि दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए पड़े हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम वन लेवल टू दी अनदर लेवल। इस तरह से जो कंडक्शन है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो मैं आपको इसके नोट्स भेज चुका हूं, तो आप उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा सारे के सारे को, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ मेटल वर्क। सेकंड इज इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में जो डिफरेंस है कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का, ये बहुत ज्यादा रहता है। दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वैलेंस बैंड और मूव करता है कंडक्शन बैंड की तरफ, तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जंप नहीं कर पाता, वो इन बिटवीन कहीं ना कहीं स्टे कर जाता है। जिसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे नहीं पहुंचा, तो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा तो किसी भी तरह की कंडक्शन जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। सो द एनर्जी गैप और द फॉरबिडन गैप इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द कंडक्टर, सो देयर इज नो कंडक्टिविटी। अब इंसुलेटर के बाद हमारे पास आ जाते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो इनिशियली हम देखें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर एज अ कंडक्टर काम नहीं करते, तो उसको रूम टेम्परेचर कंडक्टर की तरह काम करवाने के लिए हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी फिर से आ जाती है। द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज कि हम उसके अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड कर दें। सेकंड, या हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो रिड्यूस हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली जंप कर जाता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। एक बार इसे स्लाइड को रीड कर लीजिए। एट एब्सोल्यूट जीरो, नो इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी टू जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एंड हेंस द क्रिस्टल इज एन insulator. So at room temperature, some valence electron gain energy more than the energy gap and move to conduction band to conduct even under the influence of weak electric field. तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतना मेंशन करना है कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैप, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप हो, वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने से वैलेंस से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाते हैं। एज इलेक्ट्रॉन लीव्स द वैलेंस बैंड, इट लीव्स सम एनर्जी लेवल
It leaves some energy level in band as unfilled. Such unfilled regions are termed as hole in the valence band, and they are mathematically taken as positive. So this is about the uh, band energy band gap for the metal, semiconductor and insulator. एक बार मैं recap दे दूं. मेटल के केस में या तो वो ओवरलैप रहेगा या एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहेंगे. इंसुलेटर के केस में एनर्जी बैंड जो होगा वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट होता है. तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है वेलेंस से, तो वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, इन बिटवीन कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है. और सेमीकंडक्टर के केस में नॉर्मल टेम्परेचर पे या जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पे कोई कंडक्शन नहीं होता, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फॉरबिडन गैप कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम वेलेंस टू कंडक्शन बैंड. जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेस छोड़ के दूसरी स्पेस में जाएगा या दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो पीछे एक वॉइड रह जाएगा, जिस वॉइड को हम नाम देते हैं होल. एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन उन होल्स को हम पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर करते हैं. दे आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज्ड होल. अभी मैंने आपको बता दिया. अब है हमारे पास इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर. जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर जो कि पूरी तरह से एज अ इंसुलेटर वर्क करेंगे एक एब्सोल्यूट या रूम टेम्परेचर के ऊपर. तो हमारे पास फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जर्मेनियम है. जर्मेनियम एक स्टेबल है. देखिए 4 की इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई पड़ी है, सो इट इज वेरी स्टेबल. तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को पास आउट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को चार्ज को कैरी करने के लिए हमें एक चार्ज कैरियर की रिक्वायरमेंट है. तो उस चार्ज कैरियर को बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, या तो हम इम्प्योरिटी ऐड कर दें, सेकंड या हम इसको हीट अप करें जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाए. सो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को, इस प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करना शुरू किया. जैसे ही हमने हीट किया, आप इसको फिगर को देखिए, जैसे ही हमने हीट किया तो बॉन्ड जो था वो वहां से ब्रेक हो गया, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से शिफ्ट कर गया. तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव किया, तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन मूव किया वहां पे एक स्पेस रहेगी. दैट स्पेस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज और वॉइड, या हम इसे होल भी कहते हैं. अब इस होल को एक्वायर करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, वो उसने इस होल को एक्वायर कर लिया, होल के अंदर चला गया, लेकिन जहां से वो आया वहां पे फिर से एक होल क्रिएट हो गया. इसी तरह से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूटी में वर्क करता रहेगा. अब देखिए, अब ये जो लास्ट है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा लास्ट रो में से और सेकंड रो के होल को वो फुलफिल कर देगा. देखिए यहाँ ये निकला यहाँ से और उसने उसको फुलफिल कर दिया. अब यहाँ पे स्टेबिलिटी पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को, जिनमें हम इंट्रिंसिक मतलब उनके विद इन, जब हम विद इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना शुरू कर देते हैं, उनको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स. एनर्जी बैंड भी आपको शो करना पड़ेगा यहाँ पे. सो एनर्जी बैंड के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में गैप 0.74, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमने हीट अप किया, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. और जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ गया तो वैलेंस बैंड में क्या चीज एग्जिस्टेंस में आ गई, होल्स. एंड ड्यू टू दिस, ये देखिए उस होल ने कंडक्शन बैंड से वापस आके वैलेंस बैंड की पोजीशन को एक्वायर कर लिया. So this is how intrinsic semiconductor और pure semiconductor work. इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डिस्कस करिए, अदरवाइज मैं फर्दर मूव करूं. क्लियर है सर? पार्थी आपको? ये इसकी डिटेलिंग है सारी की सारी सेमीकंडक्टर की. अभी सेकंड जो मैंने आपको बताया कि दूसरी हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम इस सेमीकंडक्टर के अंदर
किसी एक इम्प्योरिटी को एड अप करवा दे। और किसी भी क्रिस्टल में इम्प्योरिटी को एड अप करने को हम नाम देते हैं डोपिंग। डोपिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर। डोपिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर मींस इंट्रोडक्शन ऑफ एन इम्प्योरिटी विद द crystal. Process of deliberate addition of very small amount of impurity into intrinsic semiconductors. और जिस इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं उसे हम नाम देते हैं डोपेंट का। और इम्प्योरिटी एड अप करवाने के बाद, क्योंकि हम बाहर से इम्प्योरिटी एड अप करवाते हैं, सो वी कॉल दैट सेमीकंडक्टर एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब जब हमने इम्प्योरिटी ऐड करवानी है तो उसके किस मेथड से करवानी है ये आप नोट कर लीजिए। ये एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया ये क्वेश्चन। डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ डोपिंग। सो फर्स्ट इज हीटिंग द क्रिस्टल इन द प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम। हम क्रिस्टल को हीट करेंगे उस एटमॉस्फेयर में जहां पे इम्प्योरिटी के एटम पहले से प्रेजेंट हो। तो जब हीट करने के बाद वो अपने आप को कोल्ड करेगा, वेपर्स उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो इम्प्योरिटी एड अप हो जाएगी। एडिंग इम्प्योरिटी एटम इन द मोल्टन स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर, कि हम उसे मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद इम्प्योरिटी को उसके ऊपर रख देंगे, और फिर जब वो अपने आप को फिर से फ्रीज करेगा या सॉलिड स्टेट में आएगा तो इम्प्योरिटी उसके अंदर एड अप हो जाएगी। थर्ड इज बम्बार्डमेंट, कि किसी मेटल को, प्योर मेटल को हम स्ट्राइक करवा देंगे विद द इम्प्योरिटी एटम, तो उसके अंदर इम्प्योरिटी एड अप हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में ये आ सकता है आपको। सो फर्स्ट इज एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये दो तरह के सेमीकंडक्टर होंगे हमारे पास, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स होंगे जिनमें हम एक पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करवाएंगे। पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मतलब कि जर्मेनियम की जैसे टेंडेंसी है 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की, तो वो आर्सेनिक को अगर हमने ऐड करवाया तो वो आर्सेनिक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, तो वो 4 के साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके साथ पास एक्स्ट्रा रहेगा। सो सच काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, कि जिसमें कंडक्शन होगी बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो n स्टैंड फॉर द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। So that's why this is known as extrinsic or this known as n-type semiconductor. अब देखिए इसमें स्लाइड देखिए, जर्मेनियम के अंदर मैंने सबसे पहले मेरे पास प्योर फॉर्म थी जर्मेनियम की। इस प्योर फॉर्म जर्मेनियम के अंदर मैंने आर्सेनिक ऐड करवा दिया। जर्मेनियम जिसकी वैलेंसी है, टेंडेंसी है 4 बॉन्ड बनाने की, लेकिन मैंने आर्सेनिक लगाया जिसकी टेंडेंसी थी 5 बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो 4 के साथ वो बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उसी तरह से फिर से होल मूव किया, फिर से होल इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो इलेक्ट्रॉन ने दूसरे की जगह अक्वायर करना शुरू कर दी। बाकी सारा प्रोसेस सेम एज दैट ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनर लेवल एक बन जाएगा। डोनर लेवल उसके एनर्जी गैप को और ज्यादा रिड्यूस कर देगा बाय 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाएंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। बाकी सारा प्रोसेस सेम। आपको पीडीएफ मैंने सुबह भेज दी थी, उसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है प्लीज इसे डिस्कस करिए। द नेक्स्ट वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये कैरियर कंसंट्रेशन वही जो आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करेंगे। नेक्स्ट इज पी टाइप। पी टाइप मतलब अब यहाँ पे जो मैं इंप्योरिटी ऐड अप करूंगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। मींस जर्मेनियम की टेंडेंसी 4 की बॉन्ड फॉर्मेशन की, लेकिन यहाँ पे जो भी इंप्योरिटी ऐड अप करूंगा मैं सिलिकॉन, तो उसकी जो टेंडेंसी रहेगी इंडियम ऐड की, उसकी टेंडेंसी रहेगी 3 के बॉन्ड फॉर्मेशन की। ये देखिए 3 बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया? होल। ये देखिए होल। सो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ पे
लास्ट जो हमने पढ़ा था एन टाइप, उसमें हमारे पास चार्ज कैरियर क्या था, इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चार्ज कैरियर क्या है, एक प्रोटॉन, एक होल। प्रोटॉन नहीं कहेंगे आप, हम इसे होल कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन उसी तरह से फिर रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कम बॉन्ड फॉर्मेशन कम किया है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्टर लेवल आ जाएगा। एक्सेप्टर लेवल भी क्या करेगा, उसके वैलेंस बैंड के डिस्टेंस को रिड्यूस कर देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करेंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। ये देखिए, तो एग्जाम में जब आपको पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपने इसी तरह से उसका सारे का सारा डायग्राम प्लस एनर्जी बैंड फॉर्मेशन करनी है और इसे एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, जय शर्मा। सर वो एक्सेप्टर लेवल बता दो क्या चीज़ है। सॉरी, एक्सेप्टर लेवल बताना जरा सर, वो कैसे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे पास एक डेफिशिएंट है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो, मतलब वो इस तरह से एक्ट करेगा कि जो जर्मेनियम से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो इंडियम दे रहा है, तो वो एक एक्सेप्टर लेवल एग्जिस्टेंस में आ जाएगा वहां पे। ज्यादा इसके बारे में आपको केमिस्ट्री टीचर क्लियर कर सकते हैं। तो क्लियर है सर। और ये इसकी सारी डिटेलिंग मैंने आपको दी हुई है उसमें पीडीएफ में, ये आपने सारा, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये आप इसे एक बार रीड कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। एक चीज मैं आपको एक गारंटी के साथ दे सकता हूं कि आपके एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमी और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड मेटल, इन दोनों के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसे प्लीज अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ये चैप्टर कोई क्रैमिंग वाला चैप्टर नहीं है, सिर्फ आपका कंसेप्ट इसमें बिल्डअप होना चाहिए। एक बार कंसेप्ट बिल्डअप हो गया, क्या चीज कैसे है, जैसे इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब विद इन, तो विद इन हम मूव कर रहा चार्ज को कैरी करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, फ्री इलेक्ट्रॉन की। और फ्री इलेक्ट्रॉन हम कैसे स्टेब्लिश करेंगे, उसको हीट अप करके। और जब हम उसे हीट अप करेंगे तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वो रिड्यूस कर जाएगा, और रिड्यूस करने से इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं बात करूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मतलब हम बाहर से किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, हम डोपिंग करवा रहे हैं। तो डोपिंग करवाने में दो तरह की डोपिंग, या तो हम एन टाइप कर दें, या परन अभी जो तू कर रहा है पहले वो तो कर ले। ज्यादा तुझे सिलेबस क्या है तो तू चेक कर सकता है नेट से, अगर कोई ऐसी अपडेट होगी मैं अपने आप दे दूंगा। तो एक्सट्रिंसिक मतलब हम बाहर से किसी चीज को ऐड अप कर रहे हैं। अब हम कौन सी चीज ऐड कर सकते हैं, या तो वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या इलेक्ट्रॉन कम हो। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देगा, तो डोनर लेवल बनेगा। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो विद इन द भी और बाहर से भी इंप्योरिटी से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, तो वहां पे एक्सेप्टर लेवल बन जाएगा। ठीक है। अब इंट्रिंसिक में क्या होगा, वो प्योर फॉर्म होगी, लेकिन इसमें हम डोपिंग करेंगे।
कंडक्टिविटी कम होगी क्योंकि हम जितना टेम्परेचर करेंगे उतनी कंडक्टिविटी होगी, जितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे। लेकिन इसमें कंडक्टिविटी डिपेंड कर जाएगी कि कितनी हमने डोपिंग की है। उसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी इंट्रिंसिक में जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, लेकिन एक्सट्रिंसिक के केस में कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी कितनी अमाउंट हमने ऐड की हुई है इम्प्योरिटी की। उसमें सिर्फ हमारे पास होल्स रहेंगे और इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ होल्स रहेंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल रहेंगे। लेकिन इसमें नंबर ऑफ एन टाइप में, क्योंकि हमने पहले से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग ज्यादा होगी। और अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाला हुआ है इम्प्योरिटी, तो उसमें होल की काउंटिंग ज्यादा होगी। सो दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट, तो जो कि आप डिस्टिंक्शन में कंपैरिजन में नोट कर सकते हो। तो सिमिलरली इज विद द मेटल। मेटल जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज करो तो भी वो कंडक्टिविटी शो करेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर नहीं शो करेगा। तो प्लीज गो थ्रू होइए इन टर्म्स को। डन सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, उसी तरह से ये मेरे पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब होल्स किधर मूव करेंगे, क्योंकि होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे। हमने पोटेंशियल करंट एस्टेब्लिश करवा दिया। तो करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। हमारे पास रिलेशन है फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू ANE/VD। तो यहाँ पे होल की और इलेक्ट्रॉन की हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकाल लिया। टोटल करंट में हम उसको एड अप कर देंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं I इज इक्वल टू V/R, तो V/R इज इक्वल टू NE/E AVE ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कॉमन ले लिया हमने V। और रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो L बाय A, 1/R है तो रेसिप्रोकेट हो गया VA बाय रो L। A के साथ A कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो और V बाय L पोटेंशियल बाय लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E बाय रो आ गया, और E बाय हमने क्या किया, तो E के साथ हमने डिवाइड कर दिया VE को। VE बाय E इज द न्यू, दैट इज मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, VE बाय कैपिटल E। सर लास्ट स्टेप बताना दोबारा से। कौन सा? सर E इज इक्वल टू V/I वाला, इसके आगे ये V बाय I नहीं है, L है, L। ओके सर। हाँ जी, यहां से देखो मैं आपको सारा बताता हूँ। देखिए बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको चेंज कर दिया, और उधर हमने रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस पढ़ी है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
और R इज इक्वल टू रो एल ए। अब यहाँ पे 1/r है, तो 1/r जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो a ऊपर चला जाएगा, रो एल नीचे आ जाएगा। तो हमने इस 1/r को रिप्लेस कर दिया a बाय रो एल के साथ यहाँ पे। अब ये a और a आपस में कट गया, और v बाय एल पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, E बाय रो इज इक्वल टू E इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। अब इस E को मैंने डिवाइड कर दिया इस VE के साथ, ठीक है, मैं इसे बताता हूँ। नाउ दिस E विल बी इन द डिनोमिनेटर ऑफ VE एंड इन द डिनोमिनेटर ऑफ VH। तो इसे मैं कैसे पढ़ूंगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है गुरजोत। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा मेरे पास? मोबिलिटी म्यू ई के लिए। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई? E बाय रो की जगह मेरे पास आ गया 1/रो, E एज इट इज, एन ई एज इट इज, वी ई की जगह न्यू ई दैट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी एच बाय ई की जगह न्यू एच दैट इज मोबिलिटी ऑफ होल। अब देखिए 1/रो मतलब रेसिप्रोकेट ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। तो ये मेरे पास कंडक्टिविटी बन गया। तो मेरे पास जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो क्या था? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी? एक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स की। एनी डाउट? नो सर। जय, पार्थी, क्लियर है सर, 2 मिनट से नोट करने देना। मैंने भेजा हुआ है आपको ये सारा, ग्रुप में मैंने सुबह ही अपलोड कर दिया था ये, ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सेमीकंडक्टर का वो कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार आपको फिर से रिकैप कर दूं सारे का सारा, इसकी इंट्रोडक्शन से करूंगा, तो प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प करिएगा क्या है इसमें। जब हम इंट्रोडक्शन में था एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड सॉलिड हमने पढ़ा कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे अपने आप को प्लेस रखते हैं, और जब भी उनको स्टेबिलिटी एक्वायर करनी हो तो वो जंप कर जाते हैं फ्रॉम वन एनर्जी बैंड टू अनदर एनर्जी बैंड। तो मेटल सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में, मेटल जो कि हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली जंप कर जाते हैं फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो वो कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर देते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में पहले इंसुलेटर करें। इंसुलेटर के केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, वो इन बिटवीन कहीं ना कहीं स्टे कर लेता है। और सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं? किसी इम्प्योरिटी को एड अप कर देते हैं या उसको हीट कर देते हैं। हीट करने से जो एनर्जी गैप होता है वो रिड्यूस कर जाता है और इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाता है फ्रॉम वन बैंड टू फ्रॉम कंडक्शन वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। अब सेकंड हमने पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं, लेकिन हम उसके क्या करते हैं? हीट अप कर देते हैं। हीट अप करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो, उनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन कोवलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाता है। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। देन हमने पढ़ा उसको, उन सेमीकंडक्टर्स को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हीट अप करने से एनर्जी गैप रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। देन इलेक्ट्रॉन एंड होल, उसके बाद हमारे पास आ गया कि जैसे इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड पे जाता है तो पीछे हमारे पास एक फ्री स्पेस जो है वो रह जाती है, फ्री वॉइड रह जाती है, जिस वॉइड को हम नाम देते हैं
होल, क्योंकि वॉइड है तो उसके ऊपर जो चार्ज रहता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। द नेक्स्ट वन इज डोपिंग ऑफ अ सेमी एक्सट्रिंसिक डोपिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर। किसी इम्प्योरिटी को किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड अप करवाना, दैट इज नोन एज डोपिंग। इसके अलग अलग मेथड है। फर्स्ट मेथड, हम उसे हीट अप करें और उसके ऊपर जो इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इम्प्योरिटी हीट अप करें। सेकंड जो इसका मेथड है वो ये है कि हम बम्बार्डमेंट कर दें। थर्ड मेथड ये है कि मोल्टन फॉर्म में करके सेमीकंडक्टर को उसके ऊपर हम डोपिंग को या इम्प्योरिटी को मिक्स अप कर दें। सो दीज आर सर्टेन मेथड। उसके बाद हमने पढ़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये चीज आप इसके नाम से आपको क्लियर हो जाएगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस कि हमने इसके अंदर जो इम्प्योरिटी ऐड की है उसके पास इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा होने का मतलब कि हाईली रिच्ड विद इन इलेक्ट्रॉन। तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम नाम देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अमाउंट हमारे पास ज्यादा हो। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी सर, ठीक है जी। तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी ज्यादा है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक डोनर लेवल जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। मींस जो जिस इम्प्योरिटी को हमने एडअप करवाया वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना शुरू कर देती है। और डोनर लेवल क्या करता है, कंडक्शन बैंड को और फॉरबिडन गैप को रिड्यूस कर देता है। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम उस एटम को, उस इम्प्योर मेटल को डोप करवाते हैं जिसमें लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने से पहले से ही हमारे पास एक वॉइड बन जाती है। उस वॉइड की वजह से जो चार्ज है वो मूव करना शुरू कर देता है और चार्ज कैरियर की तरह वो एक्ट करते हैं बड़े अच्छे से। तो इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कम है तो ये क्या करेगा, हर एक जगह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा और इस कोशिश के बीच में वहां पे एक एक्सेप्टर लेवल जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर वर्क। उसके बाद हमने दोनों के बीच में डिफरेंसेस कर लिए, मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में भी कंडक्टिविटी भी हमने देख ली सेमीकंडक्टर की। सो द नेक्स्ट पार्ट इज, प्लीज कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के ना जाए, चाहे हमारा टाइम ओवर हो भी जाए। मैं ये कंप्लीट करूंगा रेक्टिफायर, उसके बाद आपको काम दूंगा मैं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और एग्जांपल। तो ये आपने सॉल्व करके मुझे सबमिट करने हैं बाय टुमारो 5 बजे से पहले पहले आपने मुझे सबमिट करने हैं। सो द नेक्स्ट इज जो हम करेंगे दैट इज पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड, डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है और चैप्टर ये ऐसा है कि फ्री के मार्क्स है आप लोगों ने, बस एक बार कंसेप्ट आप अपना बिल्डअप कर लो, फिर कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज पीएन जंक्शन। सो पीएन जंक्शन डायोड, अब जंक्शन का मतलब जहां पे दो चीजें मिल रही हूं और डायोड मतलब दोनों चीजों के मिलने से जो सैंपल हमारे पास एग्जिस्टेंस में आएगा। अब P एंड N मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर एंड N टाइप सेमीकंडक्टर। अब इन दोनों को के क्रिस्टल्स को जब हम आपस में अटैच कर देंगे तो जो हमारे पास एक अरेंजमेंट बनेगा, उस अरेंजमेंट को हम नाम देंगे PN जंक्शन, क्योंकि इसमें दो इसलिए हम डायोड बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल, और एन टाइप के अंदर हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इमोबाइल लिखा है कि ये मूव नहीं कर सकते। मोबाइल मोबाइल कौन होंगे, जो डार्क है और पर्पल कलर के थोड़े से। When a PN junction is formed, the P region has a mobile holes and immobile negatively charged ion. Similarly, for the N region, उसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे एंड इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे और पूरे का पूरा अरेंजमेंट हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा।
ये कब तक न्यूट्रल रहेगा? जब तक हम इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं इस्टेब्लिश कर देते। देखिए इसकी फॉर्मेशन के बाद बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे एन टाइप से पी टाइप में, और पी टाइप के इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट होंगे एन टाइप में, तो वहां पे एक डिप्लीशन लेयर रीजन में आ जाएगी, और ये डिप्लीशन लेयर क्या करेगी? एक अपना पोटेंशियल क्रिएट कर लेगी। हमें पता है पोटेंशियल इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ये जो अभी मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपने किसी पीएन जंक्शन की डिप्लेशन लेयर को एक्सप्लेन करना है तो आप यही पॉइंट्स उसमें मेंशन करोगे, और अगर इसमें से एक भी पॉइंट आपने मेंशन नहीं किया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, और आपका पूरे का पूरा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस से मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सीबीएसई क्या चीज डिमांड करती है, क्या चीज नहीं डिमांड करती। सो प्लीज इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द नेक्स्ट वन इज ये भी इसी के पॉइंट है सारे के सारे। अब हमारे पास आ जाता है फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस बट नो करंट फ्लो व्हेन इट इज रिवर्स बायस। तो उसका जो आंसर है वो आपको इस आर्टिकल में भी मिलेगा। हमने क्या किया, इस पीएन जंक्शन के साथ एक पोटेंशियल इस्टेब्लिश कर दिया। पोटेंशियल इस्टेब्लिश करने से क्या होगा, आप डायग्राम को देखिए, जो बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है वो पी के पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो जब वो पी के पॉजिटिव, पी सेमीकंडक्टर के पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दे विल टेंड्स टू just cross the potential barrier and move to the n type semiconductor। सिमिलर केस होगा एन टाइप में। एन टाइप को सेमीकंडक्टर को मैंने कहां पे ज्वाइन करवा दिया, ई के साथ। अब वहां से क्या होगा, रिपल्शन मिलेगी ई को, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और डिप्लेशन लेयर रिड्यूस होने से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू कर देंगे, और चार्जेस और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। So when the positive terminal of battery is connected to P region and the negative terminal is connected to N, then PN junction is said to be forward bias. Forward means positive P के साथ positive, N के साथ negative, forward biasing. Holes in P region are repelled by positive terminal of the battery and free electron are repelled by negative terminal of battery. So some holes and free electron enter into the depletion region. The potential barrier and width of depletion region decreases. Therefore, a large number of majority carrier diffuse across the junction. Whole current and electronic current are in the same direction and add up. Once they cross the junction, जो conductivity है वो increase हो जाएगी। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स में ये चीजें मेंशन की हैं, मैं आप लोगों से काफी बड़ा हूं, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि इसको एज इट इज ही आप लोगों ने याद करना है। अगर आप एज इट इज ही याद करोगे तो जितने भी मार्क्स का ये पीएन सेमीकंडक्टर चैप्टर होगा वो आपका 100% आपको फुल मार्क्स देगा ये। और जितने भी अभी तक आपसे तीन सेशन मैं करवा चुका हूं स्कूल में, तो उन सब ने मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो की थी, और हमारे अभी तक 97 तक हाईएस्ट मार्क्स जा चुके हैं फिजिक्स में। So please work as I instruct. Next is the reverse bias. अब reverse bias में क्या होगा, P के साथ मैं नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दूंगा और N के साथ पॉजिटिव। ये देखिए, अब इन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से जो पॉजिटिव होल्स हैं वो बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है एन टाइप में, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर का साइज इंक्रीज हो गया, ये देखिए पहले से कितना बड़ा हो गया।
अगर डिप्लेशन लेयर का रीजन का साइज बड़ा हो गया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज नहीं कर पाएगा फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर, तो किसी भी तरह का चार्ज जो है वो कैरी नहीं हो सकता। दिस इज अबाउट रिवर्स बायस। अब क्वेश्चन अगर तो आपको आए 3 मार्क्स में, फिर तो आपने ये सारे का सारा एक्सप्लेन करना है। और अगर आपको आ जाए 1 मार्क में क्वेश्चन कि व्हाई देयर इज नो करंट फ्लो इन रिवर्स बायसिंग, तो आपने क्या लिखना है कि इन रिवर्स बायसिंग when p-type semiconductor is attached with the negative electrode of battery, then the size of depletion region got increased, and due to this increase in size there is no diffusion of charges and there is no flow of charge. This is for 1 mark answer. अगर 2 मार्क में आ जाए तो आपने लिखनी थ्योरी यही है, साथ में एक डायग्राम दे दीजिए। और अगर 3 मार्क में आ जाए तो फिर ये आपने डायग्राम बना देना है, साथ में डायग्राम के साथ जो पॉइंट्स मैंने डिक्टेट करवा चुका हूं मैं आप लोगों को, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों ने उसमें मेंशन कर देने। So this is how this chapter will encash your marks. ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है। अब यहाँ पे ये जो डी है, डी इज द सिंबल फॉर द पी एन जंक्शन। मैं ये बनाना भूल गया, लास्ट टाइम भी स्लाइड में नहीं बना था। तो जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है दिस इज पी, और जो ये स्ट्रेट लाइन है दिस इज एन। ठीक है, तो दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी एन जंक्शन। अगर एग्जाम में आपको पी एन जंक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वैसे तो पूछते नहीं है, लेकिन क्योंकि इस बार काफी चीजें डिफर कर रही हैं, तो आपने एग्जाम में सिर्फ इतना बनाना है जो अपर है, डायड। ये बनाने के बाद आपने क्या लिख देना है, एक साइड पे P जहां पे ट्राइंगल है, और जहां पे ये स्ट्रेट लाइन है वहां पे N। तो ये आपका पी एन जंक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जय, इज दैट क्लियर? यस सर। बच्चों किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज डोंट हेजिटेट। ये चैप्टर दोबारा नहीं होगा, हम ये दूसरी या तीसरी बार कर रहे हैं, तो ये सारी अरेंजमेंट और डायड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हम लैब में भी करेंगे, अभी हमारे पास है ये लैब के अंदर भी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास आर्टिकल है, वन इज फुल वेव रेक्टिफायर एंड अदर वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये भी आपने, अगर आपने सैंपल पेपर जो मैंने आपके लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देखें तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, चाहे ये 3 मार्क्स में आ जाए या हमारे पास ये 2 मार्क्स में आ जाए। सो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मतलब अगर आप सिंपल नेम एंड लैंग्वेज में देखें, देन रेक्टिफायर मींस अ इंस्ट्रूमेंट और एन अरेंजमेंट विच जस्ट रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब जैसे हम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हैं, कटिंग करके हम दोबारा से राइट कर देते हैं या ओवर राइटिंग कर देते हैं, उसी तरह से ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या करेगा, करंट की अमाउंट को रेक्टिफाई करेगा, कि उसकी अमाउंट को वो रिड्यूस कर देगा। देखिए कैसे, सबसे पहले आपने एग्जाम में ये डायग्राम जो मैं अभी बनाऊंगा, ये एज इट इज ही आपने ड्रॉ करना है। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, बीच में पोटेंशियल, ये डिडॉइड, लोड रेजिस्टेंस आर, और ये हमारे पास आउटपुट आ गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए यहां से एक करंट गया पॉजिटिव का, फिर पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा तो यहां पे जो आगे आपके पास
जैसे ही पॉजिटिव करंट फ्लो किया तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि यहां से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, तो पॉजिटिव फ्लो करेगा, अपर पार्ट पॉजिटिव, लोअर पार्ट नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव अटैच, नेगेटिव के साथ नेगेटिव अटैच, तो यहां से करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब सेकंड, जब मेरे पास एक नेगेटिव बन जाएगा उसी तरह से, ये देखिए अब नेगेटिव वेव आएगी, ये नेगेटिव वेव आएगी, नेगेटिव वेव आने से अपर पार्ट मेरे पास हो गया नेगेटिव और लोअर हो गया पॉजिटिव, मींस अब डॉयड के पी के साथ नेगेटिव पार्ट अटैच है और डॉयड के एन के साथ पॉजिटिव पार्ट अटैच है, तो ये मेरे पास बन गया रिवर्स बायस। और हमने पढ़ा है कि रिवर्स बायस के केस में देयर इज नो करंट फ्लो, तो देयर इज नो आउटपुट। सिमिलरली अगर मैं ऐसे कंबाइंड बना दूं दोनों को, तो ये मेरे पास इस तरह से बनेगा, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो करंट फ्लो करेगा, जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमने एक करंट की पूरी वेव को क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। रेक्टिफाई करने के बाद हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव की आउटपुट आई, नेगेटिव की कोई भी आउटपुट नहीं बनी। सो दिस इज हाउ अ हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क। इसके रिलेटेड कोई भी So, आपकी क्वेरी है प्लीज डिस्कस करिए। गुरजोत, शिवांगी, जय, पार्थी चलेगी? sir, पार्थी नहीं है यहाँ पे? चलिए, हाँ जी। सर यहाँ पर हमने जब कंबाइन किया तो हम करंट नहीं शो करेंगे डायग्राम में। हाँ, फिर हम करंट नहीं शो करेंगे, हम फिर एज इट इज ही शो कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपने ये तीनों डायग्राम बनाने हैं, पॉजिटिव साइकिल के लिए, नेगेटिव साइकिल के लिए और इन दोनों का रिजल्टेंट, ये तीनों क्लियर डायग्राम है सर? बनेंगे आपको। एनी डाउट? नो सर। नो सर। शिवांगी, हर्षित, सार्थक, गुरलीन, गुरनूर, अभिनीत। गुरनूर ने तो शायद ये पहले भी किया था नो चैप्टर डाउट मेरे से। सर। गुरनूर किया था ना तूने ये चैप्टर पहले? यस सर किया था। तो नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होगा, अब हमारे पास हम पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करेंगे मींस जो नेगेटिव होगा उसको, उसका करंट नहीं कंसीडर करेंगे, और जो पॉजिटिव होगा उसी का करंट कंसीडर करेंगे। सो वी विल हैव प्राइमरी कॉइल, पोटेंशियल, सेकेंडरी कॉइल, डायोड D1, D2 एंड लोड रेजिस्टेंस, और साथ में आउटपुट आपने वहीं से निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पे प्लीज डायग्राम को अच्छे से समझिए। जब हाफ साइकिल मूव करेगा, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस है सेंटर में, जब हाफ साइकिल मूव करेगा तो उसी तरह से अपर पार्ट पॉजिटिव और लोअर पार्ट नेगेटिव। तो जो D1 मेरे पास डॉयड है वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और जो D2 डॉयड है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। इस फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की वजह से जो करंट फ्लो करेगा D1 में से, वो क्या करेगा, करंट को सप्लाई दे देगा। लेकिन D2 जो कि रिवर्स बायस है, और यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन रीजन है, उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सो फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल ये देखिए करंट मेरे पास फ्लो करेगा ड्यू टू D1। अब उसी तरह से मैंने फिर से बना दिया। अब मेरे पास आ गया नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल जब करंट का फ्लो करेगा तो उस केस के अंदर D1 जो होगा वो मेरे पास रिवर्स बायस होगा, और D2 मेरे पास फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस होने की वजह से करंट जो है वो फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ द D2, और ये मेरे पास फाइनल बन जाएगा। तो हमने करंट की देखिए, अब यहाँ पे वेव देखिए, करंट मेरे पास क्या था, अल्टरनेटिंग,
लेकिन मैंने उसको रेक्टिफाई करके किस में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट में। सो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई कर दिया। डिफरेंस क्या रहेगा? जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि करंट सिर्फ पॉजिटिव वेव की वजह से होगा, और फुल वेव के अंदर करंट पॉजिटिव की वजह से भी है और नेगेटिव की वजह से भी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है या हमारे पास जो अमाउंट ऑफ करंट है वो डिक्रीज नहीं करेगी, वो हमारे पास स्टेबलाइज हो जाएगी। So this is about the full wave and half wave rectifier. प्लीज डिस्कस करिए, कोई डाउट है आपको तो ये चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ज़ेनोडायड अब सिलेबस में नहीं है, ये बड़ा अच्छा टॉपिक था लेकिन निकाल दिया सीबीएसई ने। तो विद दिस योर सेमीकंडक्टर इज कंप्लीट। प्लीज डिस्कस, प्लीज प्लीज प्लीज। हर्षित, परन, थोड़े दिन रुक जाओ, मैंने मैम को एप्लीकेशन दी हुई, ग्रेड 12 के सब बच्चों को रेगुलर करवा दें, फिर देखना मैं आप लोगों को कैसे रिस्पॉन्स लेता हूँ आप सबसे। और सर इसके न्यूमेरिकल हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है न्यूमेरिकल इसके, बड़े सिंपल न्यूमेरिकल है इसके। जैसे NI वहां से निकाल लो, रेजिस्टिविटी निकाल लो, कंडक्टिविटी निकालो, अभी हमने किया था ना, जो कंडक्टिविटी निकाली थी हमने। उनके बेसिस पे। So anyhow, with this year, this chapter क्या, ये पूरे का पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी तरह का, प्लीज डिस्कस करिए मेरे साथ। मैं अभी आपको एक NCERT एग्जाम्पलर सेंड कर रहा हूँ। इस बार जो एग्जाम होगा आपका वो NCERT एग्जाम्पलर और NCERT बुक में से आएगा। सो मैं फिर से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो 7-8 बच्चे जो मेरे साथ लिंक्ड हैं वो तो उसको डे बाय डे कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नई लिंक जो नहीं कर रहे वो अपने NCERT और NCERT एग्जाम्पलर करना स्टार्ट कर दें। ये ना हो कि बाद में आप बैठे रहो कि हमें तो पता नहीं था। तो पता नहीं था वाला कोई चक्कर नहीं है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर, इन ये दो करोगे तो आपके प्री बोर्ड के अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर प्री बोर्ड में अच्छा आपने लोगों ने परफॉर्म नहीं किया तो मैं आपको रोल नंबर मिलने नहीं दूंगा। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। गुरलीन, Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. अभिनीत? नो सर। चलिए, तो मैं अपलोड कर रहा हूं आपके पास एग्जाम्पलर, वो मुझे कल शाम तक सॉल्व होके मेरे पास आ जाने चाहिए। 5 PM is the time to submit your assignment for exemplar. गुरजोत, ठीक है सर। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स की भी स्टार्ट कर लीजिए सब साइड बाय साइड। Yes, sir.